कैसे हैं सब। ऐपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। रिस्पांस दिखाकर जाइएगा अपना। ये सुबह का वक्त था जब हर तरफ चहल पहल हो रही थी। सारी दुनिया नींद से बेदार हुई अपने अपने कामों में मगन होने लगी थी। ज़िंदगी और उसके ना ख़त्म होने वाले काम शुरू हो चुके थे। हर कोई सफ़र में था। लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा की आमदरफ्त जारी थी। कई गाड़ियां आते यहाँ रुक रही थी तो कई अंदर जा रही थी। उन्हीं गाड़ियों के दरमियान मीर अज़मीर की गाड़ी भी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने आते रुकी। वो तो खुद पहले ही यहाँ से पढ़कर निकल गया था, मगर अब अक्सर ही जायशा और इरहा को यहाँ छोड़ने आता था। ये उसकी ड्यूटी बन गई थी। गाड़ी में उसके अलावा दो मज़ीद नफूस मौजूद थे। इरहा फ्रंट सीट पर बैठी रट्टे लगाने में मसरूफ़ थी। आज एक अहम प्रेजेंटेशन थी। घर में पढ़ा नहीं गया था और अब याद आया था उसे, तभी पढ़ाई में गर्क थी। उससे पिछली सीट पर बैठी जायशा आलिम बैठी फ़ोन में मगन थी। वो फिर से फ़ोन की जानिब देखते मुस्कुराए चली जा रही थी। शायद वो किसी से बात कर रही थी, पता नहीं। वो इस वक्त फूलदार लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस थी जो टखनों तक आ रही थी। दुपट्टा गले में डाले वो बहुत प्यारी लग रही थी। एक अलग ही चुलबुलापन नज़र आता था उसकी शख्सियत में। मीर अज़मीर जो ब्राउन कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस था कि गाड़ी रोकते एक नज़र इरहा की जानिब देखा। शुक्र है कि जायशा पिछली सीट पर ज़्यादा कंफर्टेबल होती थी। वो हमेशा इरहा को फ्रंट पर बिठाता था। यूँ नहीं आ गई बहन, उतर जा। फ्रंट मिरर से पीछे जायशा की जानिब देखते अज़मीर ने संजीदगी से कहा। मोबाइल में गर्क हुई पड़ी थी वो। इरहा बैठी अपना बैग समेट रही थी। वापसी पर खुद आ जाऊंगी मैं। अपनी गंदी शक्ल लेकर ना ही आऊँ तो बेहतर होगा। जायशा जो उससे कल सुबह से ही नाराज़ थी कि आंखें घुमाते बोलते हुए बैग को कंधे पर डाला, वो तो बात ही नहीं कर रही थी। चल चल, तेरा नौकर भी नहीं हूँ मैं। इरहा को छोड़ने आया हूँ और उसे ही लेने आऊँगा। तुझ गरीब फ़कीरनी को लिफ्ट दे दी बस तरस खाकर। अज़मीर ने वापस मुस्कुराते हुए तंज़ किया। वो पीछे कैसे रह सकता था। कैसे कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ते हो तुम दोनों। इरहा ने हंसते हुए जायशा की जानिब देखा जो गाड़ी से उतर रही थी। उसे तो बाद में पूछ लेती। तुझे वापस आकर पूछूंगी। जो कल लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था ना, अब देख बाबा को बताऊंगी। जायशा ने गाड़ी से उतरते उसे धमकाते हुए पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद किया। वो बाकायदा अपने पाँव भी दरवाजे पर मार गई थी। जा बता दे, तू और कुछ कर नहीं सकती। अज़मीर ने हंसते हुए गर्दन आगे करते बेफिक्री से जवाब दिया। वो जानता था नहीं बताएगी, क्योंकि उसके पास भी जायशा के कई रास्ते। अलबत्ता जिस जिस तरह उस लड़की ने गाड़ी को लात मारी थी उसके दिल पर लगी थी, उसे तो वापसी पर पूछता। जायशा संजीदगी के साथ तेज तेज कदमों से यूनी की तरफ बढ़ चुकी थी। उसकी और इरहा की भले एक यूनी थी, मगर डिपार्टमेंट अलग थे। और एक दूसरे से खासे दूर भी थे। यूनी खासी बड़ी थी। शर्म कर लो, मेरी दोस्त को हर वक्त तंग करते रहते हो। इरहा ने फ़ोन अपने बैग में रखते उसके बाजू पर थप्पड़ जड़ा।
वो भी जाने की तैयारियों में थी। उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी प्रेजेंटेशन की। वो जलील करती है। अजमेर ने मुस्कुराते हुए इस हसीन चेहरे की जानिब देखा। लहजा अचानक बदला था। वो मुकम्मल उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। तुम भी तो करते हो। कद्दू, मेरे सामने इतने शरीफ मत बना करो। उसी बात की सिता दूसरा थप्पड़ अजमेर के बाजू की जीनत बना। एक अजमेर ही था जिसके सामने उसके हाथ नहीं रुकते थे। वो बहुत मारती थी उसे। हमारी शराफत, सारी शराफत तुम्हारे लिए ही है मोहतरमा। गर्दन को एक तरफ गिराते हुए अजमेर ने मोहब्बत से जवाब दिया। दिल नहीं था कि ये जाए। वो चाहता था ये यहीं पर रहे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते हो। इरहा ने हंसते हुए उसके एक गाल पर एक थप्पड़ लगाया। वो हंस पड़ी थी। वो जानती थी ये शख्स कितना बड़ा ड्रामेबाज है। अजमेर हंसते हुए उसके हाथ को ही थाम गया था। वो तो साथ बैठकर पछताता था। उसने इजाज़त दे रखी थी तो ये हाथ उठता था। इरहा के अलावा उसे ज़िंदगी में कभी किसी ने मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा था। और किसके साथ करूं? मुझे तुम अच्छी लगती हो। बूढ़ी आंखों में मोहब्बत समोए अजमेर ने बोलते हुए उसके हाथ की पुश्त पर लब रखे। उसकी आंखें बोलती थी। वो मुकाबिल औरत को ठीक बोल रहा था। मुकाबिल ये बात समझती नहीं थी। छी, थूक लगा दिया। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा कद्दू। इरा ने उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते झटके से अपना हाथ छुड़ाते उसी के कोट से अपना हाथ साफ किया। अजमेर के लब भीगे हुए थे। वो चीख पड़ी थी। सख्त उलझन हुई थी उसे। अजमेर ने उसे अपने ही कोट से हाथ साफ करते देख दांत कुचकुचाए। कुछ और बोलते हैं इसे डंगर। वो बेसाख्ता उसके सर पर चित लगाते उसकी तस्दीक करना नहीं भूला था। पता नहीं कब अक्ल आनी थी उस लड़की को। अपने पास रखो, दोबारा मुंह तोड़ दूंगी। इरहा ने फिर से उसके मुंह पर एक लगाते तंबिया की। ज़्यादा ही फ्री हो रहा था। ये देखो, जाओ चली जाओ, यूं आ गई तुम्हारी। तुम वाकई डंगर हो। अजमेर ने शक्ल के जाविये बिगाड़ते दोनों हाथ उसके आगे जोड़े। फिर से गाल सुर कर दिया था। वो उसे घूर कर रह गया था। एक आखिरी प्लीज़। वो जो उसे एक और मारने लगी थी कि अजमेर को चेहरा पीछे करते देख मीसनी सी शक्ल बनाते मिन्नत की। उसका दिल कर रहा था। अजमेर का गाल बहुत नरम था। उसे मज़ा आता था मारने में। भाग जाओ। अपने गाल पर हाथ रखते अजमेर ने नफ़ी में सर हिलाया। ये तो फ्री ही हो रही थी। उसका सारा मूड ख़राब क्यों किया भला पहले। अच्छा एक बार। कद्दू, अब तुम ऐसे करोगे? इरा ने कुछ आगे होते अपने हाथ को मारने के लिए तैयार किया। हाथ हटाता एक बार। अभी कैसे डांट रही थी। अब तो नहीं मारने दूंगा। अजमेर ने उसे जिद करने के लिए मज़ीद पीछे होते इनकार किया। खुद आगे आ रही थी। दफ़ा हो जाओ। आज के बाद मजाक ही नहीं करना मैंने तुमसे। इरहा सीरियस होते वापस से पीछे हुई। अब आता ज़रा। उसने मुंह नहीं लगाना था। वो अपना बैग समेट रही थी। नाराज़ थी वो। अजमेर उसे सीरियस होते देख बेसाख्ता खुद भी सीधा हुआ। अपनी बड़ी शक्ल देखने वाली होती थी उस लड़की की। वो नाक बुलाए मज़ीद प्यारी लग रही थी। मगर अजमेर उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। तभी सीधा हुआ। ये लो और सॉरी। खुद ही हार मानते हुए उसने अपना गाल इड़ा के आगे किया। खुद ही मार खाने के लिए तैयार था वो, महज उसकी नाराज़गी देखकर। दफ़ा हो जाओ। मैंने आइंदा तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना। बैग कंधे पर डालते इरहा ने संजीदगी के साथ अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला। एक तो वो नाराज़ बहुत जल्दी होती थी, सिर्फ अजमेर से। सॉरी यार, आइंदा नहीं करूँगा। गाल पीछे इरहा। अजमेर उसका बाजू पकड़ने की कोशिश में उसे रोकता रह गया था, मगर इरहा उसके हाथ को झटकते गाड़ी से बाहर निकली। वो अपनी मुस्कुराहट रोक गई थी। देखती अब कैसे मनाता उसे। बाज़ लोगों से नाराज़ होने में मज़ा आता है। वो बड़े दिल के साथ मनाते हैं। वो
अब तक अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। क्योंकि पूरे मीर ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अज़मेर ही उसके गमों का साथी रहा था, बचपन से अब तक। जायशा थोड़ी मुँह फटती तो उससे भी लड़ पड़ती थी, मगर अज़मेर ने कभी लड़ाई नहीं की थी। घर में उनकी दोस्ती को सब जानते थे। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसे इंतज़ार था अज़मेर कैसे मनाएगा। वो हमेशा कुछ स्पेशल ही करता था। पीछे अज़मीर ने एक गहरी सांस भरते नफ़े में सर हिलाया। वो सीधा होते सीट से टेक लगा गया था। अपने जज्बात दिल में दबाए वो आज तक ज़िंदा कैसे है वो खुद नहीं जानता था। वो चली गई थी, मगर उसकी आंखों में अब भी उसकी तस्वीर थी, जिसके लिए वो किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता था। गर्दन टेढ़ी करते उसने इराक की छोड़ी हुई सीट की जानिब देखा। उसे अपने इर्द गिर्द अब तक इरहा की खुशबू आ रही थी। वो महसूस कर रहा था, आई रियली लव यू इरहा। वो जो इजहार उस औरत के सामने नहीं कर पाता था, कि वो अकेले में उस खाली सीट की जानिब देख कर रहा था। तसव्वुर में उस लड़की के चेहरे को बसाए, उसे उम्मीद पढ़ के वो कभी तो उसके सामने होगी और वो कुछ इस तरह इजहार कर पाएगा, मगर वो खौफजदा होता था इनकार के डर से। उसे लगता था कि अगर उसे इरहा ने इनकार किया तो फिर वो सारी ज़िंदगी कभी किसी दूसरी औरत को ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकेगा। ऐसा वो सोचता था। वो नहीं जानता था कि इरहा के दिल में क्या है, मगर हर पल यही दुआ थी कि वो वही हो। तभी हम उसने हमेशा इरहा का ध्यान रखा था कि उसे मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिले। अब तक तो नहीं मिली थी, आगे खुदा जाने। वो अपनी दुआओं पर यकीन करते बेहतर के लिए उम्मीदवार था। मगर होना वही था जो किस्मत चाहती है। सीधे होते वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। उसे ऑफिस जाना था, एक ऐसे काम पर जिसमें उसे ज़ीरो इंटरेस्ट था, मगर देसी वालिदैन और उनकी ज़िद कि बच्चा वही काम करे जो वो चाहते हैं। उसके बाप का भी यही हाल था, और वो बाप के एहतराम में उनकी बात मान रहा था। गाड़ी स्टार्ट करते उसके दिमाग में इरहक को मनाने के मंसूबे चल रहे थे। जायशा आलम कंधे पर बैग लटकाए हाथ में मोबाइल थामे संजीदगी से क्लास के अंदर दाखिल हुई। अभी कुछ वक्त था लेक्चर शुरू होने में। वो अमूमन जल्दी क्लास में नहीं आती थी, मगर आज न जाने क्यों जा रही थी। तलबा की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था। यूनिवर्सिटी बड़ी पड़ी थी। इरहा की क्लास वुमेन डिपार्टमेंट में थी, जहाँ मर्द हजरात नहीं होते थे। उसका एडमिशन करवाने वाला मीर हाजिम था। इरहा की मर्ज़ी नहीं चली थी, जबकि जायशा ने जिस फील्ड में एडमिशन लिया था उसमें क्लास ही थी। लड़के लड़कियां एक साथ मौजूद थे। वो जो मोबाइल को नज़रों के सामने करते क्लास के अंदर जा रही थी कि दरवाजे पर ही अचानक उसे किसी ने पीछे से बाजू से पकड़ते खींचा। यह अचानक और गैर मुतवक्का हमला था। मगर जायशा डरी नहीं थी। उसे अंदाज़ा था कौन होगा, क्या मसला है आखिर। खींचे जाने पर बेसाख्ता था पीछे की जानिब रुख करते जायशा ने मुस्कुराते हुए रुख बदला। आवाज़ में नरमी थी जो कभी किसी और के लिए नहीं होती थी। वो कम ही लोगों से तमीज़ से बात करती थी, वरना उसकी बदतमीज़ी के किस्से एक जहां में मशहूर थे। उसके पीछे एक नौजवान खड़ा था जो उसके बाजू को छोड़ चुका था। वो शेहान था, लंबा कद और मजबूत पुरकशिश शख्सियत का मालिक। उसके स्याह बाल घने और कुदरे बेतरतीब थे, जैसे वो बिना किसी ख़ास एहतमाम के भी अपनी जगह खूबसूरत लगते हों। सतवां नाक और हल्की सी बड़ी हुई दाढ़ी उसके चेहरे को एक ख़ास मर्दाना वजाहत अता करती थी। उसकी गहरी नीलगू आंखें सबसे ज़्यादा नुमायाँ थी। वो एक खुश शक्ल मर्द था।
आज अकेले क्लास में जाने का ख्याल कैसे आ गया मैडम? मुस्कुराते हुए एक कदम आगे उसके करीब लेते शहान ने सवाल किया। दोनों जिस तरह से मुस्कुरा रहे थे, लग रहा था कि दोनों बहुत क्लोज हैं। क्योंकि तुम्हारे साथ जाकर बोर हो गई हूँ मैं। दोनों हाथ सीने पर बांधते जायशा ने भूमि छेड़ी। वो मुस्कुरा रही थी। ओह, तो नाराज़ है मैडम? उसका अंदाज़ देखते शहान ने सवाल दागा। वो दोनों हाथ कमर पर बांध गया था। दोनों क्लास के दरवाजे पर निडर हुए खड़े थे। बिल्कुल, जायशा ने तायद में गर्दन हिलाई, हालांकि कोई वजह नहीं थी। चलो फिर नाश्ता भी करते हैं और तुम्हें मनाते भी हैं, आ जाओ। उसके आगे अपना हाथ करते शहान ने जैसे इजाज़त चाही। अक्सर ही वो दोनों नाश्ता यहाँ मिलकर करते थे। तुम मनाने वाली मखलूक नहीं हो, हमेशा मैं खुद ही मान जाती हूँ। जायशा ने खुशी से आगे बढ़ते उसके बाजू पर चुटकी काटी। वो उसके साथ हो गई थी। चेहरे की मुस्कुराहट थी कि ख़त्म नहीं हो रही थी। क्योंकि सारी दुनिया जानती है जायशा आलम मेरे ऊपर अपनी अना कुर्बान करती है। शहान ने मकरूरियत से बोलते कंधे अचकाए। एक हकीकत थी, सारी यूनी जानती थी। और तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है। जायशा ने गर्दन झुकाते एक भारी सांस ली। उसे झिझक नहीं थी। वो दोनों 2 साल से साथ थे और एक दूसरे के मुतल्लिक जानते थे। जायशा आलम उस शख्स से बेपनाह मोहब्बत करती थी। शहान भी। सुनने में आता था दोनों रिलेशन में थे। वो लड़की अपने असूल में उस शख्स के लिए बरकरार नहीं रख सकी थी। शाह ने एक मर्तबा प्रपोज़ किया था और उसने फ़ौरन हामी भर दी थी। इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो उससे शादी करना चाहती थी, मगर अब तक उस शख्स ने शादी की कोई बात नहीं की थी। पता नहीं कब वो आज़ादी के साथ शहान के मुतल्लिक घर में सबको बता सकती। इस वक्त घर में इरा के अलावा कोई नहीं जानता था। तुम्हारी नेगेटिव सोचों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तासुब के साथ नफ़ी में सर हिलाते जहान ने कंधे अचकाए। वो कहाँ तक सफाइयाँ देता। उस लड़की के तो वसवसे ही नहीं रुकते थे। दोनों के कदम का रुख कैफेटेरिया की जानिब था। वो साथ चल रहे थे, मगर जो कुछ जच नहीं रहा था। शहान की उम्र जायशा से काफ़ी बड़ी थी। औरत की पहली मोहब्बत अंधी होती है। वो इस बात की आला मिसाल था। मत दो, मुझे तुम्हारे जवाब की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी तुम मुझे भी मेरी तरह चाहो। जायशा ने अफसुर्दगी से उसकी जानिब देखा। मुस्कुराहट सिमट रही थी। वो वापस अपने कदमों पर नज़र जुमा गई थी। उसे उसके मतलब की मोहब्बत नहीं मिल रही थी, तभी ये शिकवा किया गया था। तुम सुबह सुबह क्यों अपना और मेरा दिमाग चला रही हो? फजूल मत सोचा करो। मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। तुम ही मेरा सब कुछ हो। उसकी जानिब देखते जहान ने चलते हुए नरमी से उसका हाथ थामा। उसका मूड खुशगवार लग रहा था, तभी बुरा नहीं मनाया था। यकीन कर लेती हूँ। जायशा ने खुद भी उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाई। वो अपने बाप के मुतल्लिक जानती थी, फिर भी दिल लगाने से बाज नहीं आई थी। उन्हें हर तरह की आज़ादी थी, सिवाय पसंद की शादी के। हलीम साहब इस मामले में खासे सख्त थे। यही वजह थी कि मीर हाजिम भी खुद को इन मामलों से दूर रखता था। दोनों खामोश हो चुके थे। बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। जायशा आगे बढ़ते हुए ज़मीन पर नज़रें जुमाए हुए थी। तुमने घर बात की? मज़ीद दिल में बात ना रखते जायशा ने गर्दन उठाते सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। दोनों कैफेटेरिया की तरफ आए थे और वो अपना हाथ छुड़वा गई थी। जब तुम्हें सब पता है तो क्यों एक ही बात को बार बार दोहराती हो? शहान ने उसके सवाल पर उकताहट से उसकी जानिब देखा।
पता नहीं औरत साथ एक ही सवाल के पीछे क्यों पड़ जाती है, क्योंकि तुमने मुझे इस बात का कभी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ते कुर्सी पर बैठते जायशा ने फिक्रमंदी का इजहार किया। शहान भी उसके सामने ही कुर्सी पर बैठ रहा था। यहाँ भी तलबा मौजूद थे, सब खुद में मगन बातें कर रहे थे। क्या जवाब दूँ, तुम बताओ। मैं अभी बात नहीं कर सकता, तुम्हें हज़ारों बार ये बात बताई है। पता नहीं वो दोनों किस मुतल्लिक बात करने को बोल रहे थे, मगर शहान झंझला रहा था। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें पता है मेरे बाबा कितने सख्त हैं। अगर उन्हें भनक भी पड़ गई तो यूनी से ही हटवा देंगे मुझे। बेहतर नहीं कि तुम इससे पहले ही अपने घर वालों को मेरे घर भेज दो। जायशा के चेहरे पर परेशानी छाई। वो रोज़ उसे बोलती थी, क्योंकि वो खौफज़दा होती थी अपने ही घर वालों से, किसी और को तो नहीं। हाजिम को बड़ा मान था उस पर। अच्छा, और तुम्हारे और अमीर बाप का पहला सवाल यही होगा कि लड़का करता क्या है। और मेरे पास बताने को कुछ नहीं होगा तो क्या फ़ायदा इस सब का। रिजेक्शन से बेहतर ना कि पहले मैं कुछ बन जाऊँ, फिर बात करें हम। शाह ने लॉजिक पेश की। हमेशा की तरह वो फिर मोहलत मांग रहा था। 2 साल का अरसा हो गया था, उसे ग्रेजुएशन पूरी करनी थी। भूखा तो नहीं मारोगे ना मुझे? तुम भूखा मार भी दो तो खैर है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। इस छुपन छुपाई से तंग आ गई हूँ मैं। जायशा बेबसी से उसे देख रही थी। वो शख्स जितना अमीर नहीं था और उसे भी पैसों की कोई लालच नहीं थी। वो मोहब्बत करती थी उसे और बदले में महज मोहब्बत ही चाहती थी। शहान ने एक गहरी सांस लेते उसके चेहरे की जानिब देखा। अगले ही लम्हे वो दोनों हाथ आगे बढ़ाते उसके टेबल पर रखे दोनों हाथों को थाम गया था। कुछ वक्त और प्लीज़, बस कुछ वक्त दो मुझे। बहुत जल्द हम दोनों शादी करेंगे, सबकी मर्ज़ी से। मैं रिश्ता भेजूँगा, वादा करता हूँ। शाह ने मोहब्बत से उसे देखते तसल्ली दी। वादा किया गया था। जैशा उसकी आंखों में देख रही थी। मोहब्बत कैसे कैसे ख्वार करवाती है, उसे अंदाज़ा था। वो उस शख्स के साथ के लिए तरसती थी। हाजिम भाई को बहुत मान है मुझ पर शहान। उम्मीद है तुम मेरी इज़्ज़त का ख्याल करोगे, मुझे छोड़ना मत। जायशा ने जवाबन उम्मीद के साथ कहा। वो बिला झिझक उस शख्स के साथ अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता करती थी। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम्हें छोड़ूंगा तो मर ना जाऊं। मोहब्बत से बोलते शाह ने धीरे से उसके हाथ को छोड़ा। आंखें अल्फाजों का साथ दे रही थी। वो उसके लिए लॉयल नज़र आ रहा था। जायशा ने जवाबन गर्दन हिलाई। उसे यकीन था पूरा। हर औरत की तरह वो शख्स के साथ एतबार की बिना पर रिलेशन में आई थी। आगे एतबार का पास रखना शहान का काम था। तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। उसके हाथों को छोड़ते हुए शहान कुर्सी से उठा। उन्हें खुद लेकर आना था नाश्ता। जैशा कुछ सोचते हुए खामोशी से उसे जाता देख रही थी। चेहरा संजीदा था। सुबह सुबह उदास हो गई थी वो। एक ही डर दिल में लिए, कहीं वो उसके शख्स को धोखा ना दे, कहीं उसके बाप की ज़िद उसके लिए मसला ना बन जाए। आलिम साहब ने उस मामले में उसे यूनी के पहले दिन ही तंबिया की थी, मगर फिर भी वो बगावत पर उतरते ये काम कर चुकी थी। पता नहीं उसका क्या अंजाम होने वाला था। वो बेटी शहान के वापस आने के इंतज़ार में थी। नाश्ता करके ही अब दोनों क्लास में जाते। लाहौर की सुबह कदरे खुशगवार थी। रात को होने वाली हल्की बूंदाबांदी के बायस मौसम में खनकी गली हुई थी और फिजा में मिट्टी की सौंधी सी खुशबू बसी हुई थी। आसमानों पर बादलों की हल्की सी तह छाई थी, जिनके दरमियान से सूरज की सुनहरी किरणें आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर उतर रही थी।
गलियों में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक बेदार हो चुकी थी। कहीं दूध वाले की मोटरसाइकिल के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को जल्दी में जाने की बातें, तो कहीं घरों के अंदर से बर्तनों की खनक और चूल्हे पर चढ़ी जाए चाय की खुशबू बाहर तक आ रही थी। सुबह के इस हंगामे में लाहौर की गलियां अपनी मखसूस रौनक के साथ जाग रही थी। इस शहर की निस्बतन एक खामोश गली में छोटा-सा सादा-सा मकान भी था। मकान ना तो बहुत पुराना था और ना ही नया, बस मतवस्त तबके के आम घरों की तरह सादा-सा था। बाहर लोहे का एक छोटा-सा गेट था, जिसके साथ दीवार के ऊपर बेलें फैली हुई थी। गेट के अंदर दाखिल होते ही मुख्तसर सा सेन था, जहाँ एक तो तरफ कमरे रखे थे और दूसरी जानिब कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बंधी हुई थी। सुबह सहन के एक कोने में मोटरसाइकिल खड़ी थी, जबकि दीवार के साथ दो चारपहिया तय करके रखी हुई थी। घर में आसाइशें महदूद थी, मगर हर चीज़ साफ़ सुथरी और सलीके से रखी गई थी। दो छोटे कमरे, एक मुख्तसर से किचन और एक गुसल खाने पर मुश्तमिल इस घर में अफराद निस्बतन ज़्यादा थे, इसलिए सुबह होते ही घर का हर कोना आवाज़ों से भर जाता था। कभी किसी बच्चे के स्कूल जाने की ज़िद, कभी किसी का यूनिफ़ॉर्म ना मिलने का शिकवा, कभी किचन से अम्मी की आवाज़ और कभी बहन-भाइयों की आपस में होने वाली नोक-झोंक। ये सब इस घर की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा था। ये ज़ुमान साहब का घर था, जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ मुकीम थे। आज भी घर में सुबह का आगाज़ कुछ मुख्तलिफ नहीं था। किचन से चाय के उबलने की आवाज़, साथ पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, जबकि सहन में खड़ी उनकी वालदा एक हाथ से अपनी बेटी को नाश्ता तैयार करने की हदायत दे रही थी और दूसरे हाथ से छोटे बेटे के बाल संवार रही थी। घर में जगह कम थी, मगर अपनाइत बहुत थी। इसी शोर में कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था, जहाँ घर की एक बेटी दुनिया माफिया से खबर पे गहरी नींद सो रही थी। हुनैफा ज़मान 22 साल हुनैफा घर के बैग की बहन भाइयों की तरह इस शोर शराबे की आदी थी, मगर आज रात देर तक अपनी पढ़ाई और काम के कुछ ज़रूरी मामलात निपटाने के बायस उसकी आंख ज़रा देर से लगी थी, इसलिए सुबह होने के बावजूद वो अभी तक कंबल में दुबकी हुई थी। बाहर से आती आवाज़ें मुसलसल उसके कानों तक पहुंच रही थी, मगर वो हर बार करवट बदल कर उन्हें नज़रअंदाज कर देती, जैसे अभी नींद से उठने का मौका ही नहीं हो। बिलाखिर दरवाज़ा खुला और उसकी छोटी बहन परिहान ज़मान अंदर दाखिल हुई। अम्मी की बातें सुनकर तंग आ गई थी वो। एक तो नाश्ता बना रही थी, ऊपर से अम्मी पराठा जलाने पर खांसी सुना भी दी थी। वो तंग होकर उसे उठाने आई थी, जो सुकून से सो रही थी। परिहां ने अंदर दाखिल होते कुछ लम्हे उसे देखा, एक गहरी सांस ली, फिर कमर पर हाथ रखते बुलंद आवाज़ में बोली, "हुनैफा बाजी, उठो, सुबह के 8 बज गए हैं।" वो चीख उठी थी। कंबल के अंदर मौजूद हुनैफा ने बेसाख्ता शक्ल के ज़ाविये बिगाड़े। ये लोग सोने कहाँ देते थे, जो अब उठाने आए थे। सुबह सुबह घर में ऐसे शोर होता था जैसे जंग चल रही हो। वो उठी हुई थी। 5 मिनट और परिहान ढीठपन का मुजाहरा करते। मुनाइफा ने तकिए में मुंह छुपाया, उसे नहीं उठना था। आँख खुलते ही काम की टेंशन नहीं लेनी थी उसे, हालांकि वो जानती थी बर्डन बहुत है काम का। परिहान ने आंखें घुमाई, वो उससे 2 साल छोटी थी। आपके ये 5 मिनट हर रोज़ आधा घंटा होते हैं। आज यूनिवर्सिटी भी जाना है और ऑफिस भी, या दोनों जगहों पर आपकी जगह मैं चली जाऊँ।
आगे कदम लेते सवाल लिया गया। उम्र का फ़र्क था मगर वो दोनों ज़्यादा रखती नहीं थी। वो बहुत फ्री थी एक दूसरे के साथ। घर में महज वो 3 ही बहन-भाई रहते थे। 2 बहनें और 1 भाई। एक ओनाइफा से बड़ा भाई भी था। मगर वो अपनी बीवी के साथ दूसरी गली में अलग रहता था। अक्सर किस्मत से ही उन्हें मिलने आता था वो, वरना वो अकेले थे। मुनाइफा जो फिर से आंखें बंद कर रही थी कि जैसे ही ऑफिस का लफ्ज़ सुना फ़ौरन आंखें खोली। दिमाग ने अचानक प्रोसेस किया था और साथ ही वो एक झटके से उठ बैठी। कंबल अचानक चेहरे से हटा था। वो तेज़ी से उठते हुए परेहान को देख रही थी। दिल कह रहा था आज फिर देर हो गई है। उसे अचानक वक्त का एहसास हुआ तो उसने बेख्तियार परेशानी पर हाथ मारा। ओ खुदाया, आज फिर से देर हो गई। परिहान ने नज़रें फेरते हुए बड़बड़ाते हुए तेज़ी से बिस्तर से उतरी। एक छलांग लगाई थी और वो चारपाई से नीचे थी। उसकी लंबी घनी और स्याह जुल्फ़ें नींद के बायस बेतरतीब होकर। उसके कंधों और चेहरे के गिर्द बिखरी हुई थी। परिहान ताज्जुब से अब उसकी जल्दी देख रही थी। वो जल्दी-जल्दी कदम उठाती आईने के सामने जा खड़ी हुई। उठते ही उसे बाल बनाने की पड़ी थी जो उलझ रहे थे। वो सामने से कंघी उठाते अपने बाल बनाने लगी थी। वो 22 बरस की एक इंतहाई हसीन लड़की थी। उसका कद लंबा और सिरापा नाजुक दिलकश था। शफ़ाफ़ शफ़ाफ़ रंगत, बारीक नकोश, कुदरती गुलाबी होंठ, घनी पलकें और लंबी स्याह जुल्फ़ें उसके हुस्न को नुमायाँ करती थी। चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जो उसे पहली नज़र में बहुत सादा और नरम मिजाज ज़ाहिर करती थी। मगर उसकी आँखें इस तासुब से ज़रा मुख्तलिफ थीं। मुनाइफ़ा की आँखें जामुनी माइल सुरमई रंग की थीं। आम रोशनी में वो हल्की सुरमई दिखाई देती, मगर सूरज की रोशनी पड़ने पर उनमें मध्यम सी जामुनी झलक उभर पड़ती। यही मुनफरिद आँखें उसके चेहरे पर सबसे ख़ास कशिश थी। वो आईने में खुद को देखते हुए चंद लम्हे रुकी। वो खुद को भी प्यारी लग रही थी, फिर जल्दी से अपने बालों को पीछे समेटा और अपना एक सादा सा जूड़ा बना लिया। चंद नरम लटें जानबूझकर उसने कानों के पास छोड़ी थी, जो उसके चेहरे को मज़ीद नाज़ुक बना रही थी। उसे अच्छी लगती थी ये। बड़ी हान अभी तक दरवाज़े के साथ खड़ी उसे देख रही थी। मुनाइफ़ा ने मुस्कुराते हुए उसे देखते साथ ही टेबल पर पड़ा दुपट्टा उठाते कंधे पर डाला। हुस्न हसीन सिरापा छुप गया था। अब क्या देख रही हो? अपनी तरफ देखता पाते मुनाइफ़ा ने बेसाख्ता सवाल किया। वो मुसलसल उसे देखती चली जा रही थी। सोच रही हूँ इतनी देर से उठने के बावजूद अब मुझसे ज़्यादा अच्छी कैसे लग रही हो? पुरसोच नज़रों से उसे देखते सवाल किया गया। मुनाइफ़ा के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैली। क्या बोलती वो? हसद हो रहा है? उसने शरारत से पूछा। अंदाज़ मज़ाहिया था। बिल्कुल नहीं। बड़ी बहन ने फ़ौरन मुँह बनाया। वो मरना चाहती इससे पहले? तो फिर मेरी तारीफ़ क्यों कर रही हो? मुनाइफ़ा ने कंधे अचकाते पूछा। उसे तंग कर रही थी और जानती थी ये हो गई है। बड़ी बहन ने दाँत पीसते आगे बढ़ते अचानक तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंकने की कोशिश की, मगर नाइफ़ा हँसती हुई एक तरफ हो गई थी। इन दोनों बहनों की नोक-झोंक के बावजूद उनके दरमियान बेहद मोहब्बत थी। नाइफ़ा अपने बहन-भाइयों में ख़ासी ज़िम्मेदार थी। घर के हालात ने उसे वक़्त से पहले समझदार बना दिया था। वो जानती थी कि उस
महंगाई के दौर में उसके वालिदैन के लिए अपने बच्चों के अखराजात पूरे करना आसान नहीं, इसलिए वो अपनी तालीम के साथ एक जॉब भी करती थी। सुबह यूनिवर्सिटी, वहाँ से सीधा ऑफिस और फिर शाम को वापस घर के आकर कामों में हाथ बटाना उसकी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारी थी। थकन ज़रूर होती थी, मगर वो शिकायत करने वालों में से नहीं थी। उसके दिल में अपने लिए कुछ ख्वाब थे और वो जानती थी कि इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसे खुद अपने कदमों पर खड़ा होना होगा। वो जानती थी कोई उसके ख्वाब पूरे नहीं करेगा सिवाय उसके खुद के। मैं आई, मुस्कुराते हुए बोलते वो अलमारी की तरफ भागी। कपड़े उठाकर उसे शावर लेने जाना था। उठते ही फिक्र लग गई थी जाने की। जल्दी करिएगा, परिहान बड़बड़ाते हुए आगे हुई। बिस्तर उठाने लगी थी। वो खुद भी यूँ नहीं जाती थी, मगर आजकल पेपर्स के बाद होने वाली एक हफ्ते की तातीलात पर थी वो। तभी घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटा देती थी। कुछ लम्हों बाद उनैफा सादा से लिबास में मलबूस फ्रेश होते बाहर निकली। रंग रूप मज़ीद निखर गया था। परिहान कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। बिस्तर सिमट गए थे। मुनाइफा कमरे में आते तेज़ी से हाथ चलाते हुए आईने के सामने आते खड़ी हुई। उसे बस हल्का-फुल्का तैयार होना था। शुक्र है बाल नहीं धोए थे उसने, अभी वक्त नहीं था, वो लेट हो रही थी। आज फिर यूनिवर्सिटी से सीधा ऑफिस जाओगी? उसे महज लिपस्टिक लगाते पीछे होते देख परिहान ने सवाल दागा। हाँ, आज ज़्यादा काम है। मुनैफ़ा ने बैग कंधे पर डालते सर हिलाया। वो जल्दी में सब कुछ कर रही थी, दिमाग घूम गया था। फरीहा ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर बोलते-बोलते रुक गई थी। मुनैफ़ा, जो उसे एक नज़र देखते हुए समझ गई थी कि बेसाख्ता मुस्कुराई। अब उससे भी बात करते झिझक रही थी वो। क्या हुआ? एक लम्हे को रुकते हुए सवाल किया गया। वो तैयार थी। कभी-कभी अपने लिए भी वक़्त निकाल लिया करो, फरीहा ने उदासी से कहा। वो उसे सारा दिन मेहनत करता देखती थी। हुनैफा ने चंद लम्हे खामोश रहते उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं अपने लिए ही तो इतनी मेहनत कर रही हूँ परिहान, बस मंज़िल थोड़ी दूर है। वो उसे जैसे बावर करवा रही थी, बस कुछ मेहनत और। अल्लाह करे आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएँ। उसे दुआ देते परिहान कंधे अचकाते चारपाई से उठी। हुनैफा भी बाहर जाने की तैयारियों में थी। वो मुकम्मल तैयार थी। अपने बैग को उठाते वो मुस्कुराते हुए परिहान के साथ ही कमरे से बाहर की तरफ बढ़ी। बाहर अब भी वैसा ही घर में शोर बढ़ा हुआ था। अम्मी हस्बे मामूल महद को स्कूल की तैयारी करवा रही थी, जो भी मैट्रिक में था, मगर चीज़ों को सलीके से रखना अभी तक नहीं आया था। अस्का बेगम ही उसके साथ ख्वार होती रहती थी। मुनाइफा इस शोर का हिस्सा बनते किचन की तरफ बढ़ी, जहाँ उसके लिए भी चाय का कप रखा था। आज तनख्वाह मिले तो साथ ही बिल भर आना, तुम्हारे पापा की तनख्वाह में अभी देर है। हुनैफा को खामोशी से किचन की तरफ जाते देख अम्मी ने आवाज़ लगाई। वो ज़मान साहब के कपड़े इस्त्री कर रही थी, जो खुद यहीं मौजूद कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कन्फर्म नहीं है आज मिले या नहीं, जब मिलेगी भर दूंगी। चाय का कप उठाते हुनैफा ने धीमे से जवाब दिया। वो बाहर आते अपने बाबा की तरफ जा रही थी। सुबह सुबह नाश्ते में महज ऐसे ही चाय चाहिए होती थी, आदत नहीं थी कुछ खाने की। कैसे हैं आप अब्बू?
मुस्कुराते हुए ज़मान साहब को देखते वो उनके साथ ही जाते बैठी। ज़मान साहब की गली के कोने पर ही एक चीज़ की दुकान थी। वो थोड़ी देर बाद ही जाने वाले थे। ठीक हूँ, आज फिर देर कर दी तुमने, जल्दी चाय पियो फिर तुम्हें छोड़ आऊँ, फिर दुकान खोलूँगा। मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखते ज़मान साहब उसके सर पर हाथ रखा। बिलाशुबा वो हर बाप की तरह उससे बहुत प्यार करते थे। बस पी रही हूँ। मुनाइफा ने बोलते हुए गर्म चाय की एक सिप हलक में अंडेली। वो इतनी मुश्किलात के बाद भी खुश रहने वाली लड़की थी। लोगों के रवैये और बातें और ज़्यादा नोट ही नहीं करती थी। करती भी थी तो दूसरे लम्हे ही सर झटक देती थी। आदत थी ये। दुकान का सामान ख़त्म हो रहा है मुनाइफा, कुछ कर दो तो मेहरबानी होगी तुम्हारी। ज़मान साहब ने कुछ परेशानी के आलम में उसकी तरफ रुख किया। वो उससे मदद के उम्मीदवार थे। बेटे सहारा नहीं बने थे तो क्या हुआ, उनकी बेटी उनका सबसे बड़ा सहारा थी। मुनाइफा जो चाय पी रही थी कि एक लम्हे के लिए रुकी। मुस्कुराहट संजीदगी में तब्दील हो रही थी। ये आज सुबह का नहीं, हर सुबह का हाल था। उठते ही खर्चों की लिस्ट उसके सामने होती थी। वो इतना कमानी नहीं थी जितना घर में लग जाता था। छोटे छोटे खर्चे आपकी उम्र और शौक ख़त्म कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब्बू अभी तनख्वाह पता नहीं मिलती है या नहीं और खर्चे आपके सामने हैं। वो बोल रही थी कि ज़मान साहब ने उसकी बात काटी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद कुछ कर लूँगा। वो समझ गए थे, तभी मज़ीद बोलने नहीं दिया था उसे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था, मगर जब एक बाप मजबूर होकर बेटी से पैसे मांगने लग जाए तो समझ लिया जाए कि हालात वाकई ख़राब हैं। नहीं, मैं आज देखूँगी, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँगी, मुझे ऑफ़िस ही छोड़ दें, कल चली जाऊँगी यूँ। चाय का कप सामने टेबल पर रखते उनैफ़ा चारपाई से उठी। फ़ैसला हो गया था। वो अगर किसी से बेहद मोहब्बत करती थी तो अपने बाप से। दिल करता था उन पर दुनिया लुटा दे। चलें भी, देर हो रही है फिर। तेज़ी के आलम में दुपट्टा ठीक करते उसने ज़मान साहब को उठाना चाहा जो उसे देख कर रह गए थे। कुर्सी से खड़े होते उन्होंने अपनी शर्ट ठीक की। मेरा बेटा हो तुम। मुस्कुराते हुए उनैफ़ा के सर पर हाथ रखते उन्होंने उसके बालों पर लब रखे। वो फ़ख्र करते थे उस पर। चलें अब, उनैफ़ा ने मुस्कुराते हुए बोलते उन्हें बाजू से पकड़ते आगे कदम लिए। वो कुछ ना कुछ कर लेती। अकेली थी मगर मजबूत थी। ज़िंदगी ने कभी काम और घर से हटकर कुछ करने का मौका ही नहीं दिया था। जो घर के मसलों में फंस जाए उन्हें फिर मोहब्बत बेकार लगती है, उसका भी यही हाल था। वो ज़ुमान साहब के साथ एक नए दिन में फिर से जॉब पर जा चुकी थी। नया दिन वही पुराने काम। ऐप पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना रिस्पॉन्स लाजमी दिखाया करें। बाय बाय।